देश की राजनीति में 4 दशकों से ज़्यादा का राजनीति में अनुभव रखने वाले देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। स्वागत है आपका धर्मेंद्र जी। कैसे हैं आप? क्योंकि अब नवरात्र की शुरुआत हो रही है और उसके साथ नए जीएसटी स्लैब की भी शुरुआत हो रही है। शिक्षा के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? मनोज्ञा जी, आपको नवरात्र की शुभेच्छा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था इस बार दीपावली की दुगनी उत्साह होगी, दशहरा से दीपावली तक दुगनी उत्साह होगी। इसको सही ठहराते हुए पिछले दिनों में जीएसटी काउंसिल ने एक अद्भुतपूर्व निर्णय किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार एक सुधारवादी सरकार है। कंटिन्यूअस रिफॉर्म उनकी एक प्रायोरिटी का विषय है, अति प्रिय विषय है। उन्होंने 2012-13 से लोगों के सामने कहना शुरू किया था, हमें लोगों की ज़िंदगी से सरकार को निकालनी है, सरकार की इम्पैक्ट को कम करनी है। इसलिए उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये केवल एक नारा नहीं था, इसको हर एक क्षेत्र में ज़मीन पे उतारने की उन्होंने ठोस रणनीति बनाई। लोगों को सबसे दिक्कत होती है अपने खर्चे के ऊपर, अपने आमदनी के ऊपर, उस आमदनी के हिसाब से उनको कम खर्चा करना पड़े। ये उनकी एक कोई भी सामान्य लोगों की, कोई भी नागरिकों की ये एक मन की अपेक्षा रहता है। इसी विषय को, इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी देश में लाया। उसकी जीएसटी के पहले क्या स्थिति था? जीएसटी के पहले अनेक राज्यों में अनेक प्रकार की टैक्स रिजिम थी। इसको सबको इकट्ठा किया गया, एक गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस को एक यूनिफॉर्मिटी की ओर लेके आया गया। कई प्रकार की रिफॉर्म किया गया, कई प्रकार की सरलीकरण किया गया। उसी एक 7 साल की अनुभव हो गई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, एक मैंने कहा कि सुधारवादी नेतृत्व, कोई विषय में अटकते नहीं है। शिक्षा पर इसका क्या क्या असर पड़ेगा? क्या किताबें महंगी हो रही हैं? बिल्कुल। इस बार तो मैं प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करूंगा। उन्होंने शिक्षा को, विशेष करके सामान्य वर्ग के बच्चों की शिक्षा को उन्होंने बड़ा तोहफा दिया है। नोटबुक सस्ता होंगे, पेंसिल सस्ता होंगे, अन्य सस्ता के तो जीरो टैक्स पे आ गया। अन्य पाठ्य पुस्तकों का भी, अन्य पाठ्य उपक्रमों का भी दर सस्ता होने वाला है। इसकी जो हमारे देश की सामान्य वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के खर्चा उसमें से घटने वाला है। जब हम बात कर रहे हैं जीएसटी की, आपकी सरकार लेकर आई, फिर उसको बदल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि आप खुद ही लाए थे, खुद ही बदल रहे हैं और खुद ही पीठ थपथपा रहे हैं। कांग्रेस बड़ी आक्रामक है। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं है। एक दिवालिया लोगों से कोई मुद्दा की अपेक्षा भी किया नहीं जाता है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई नवीनता नहीं बची है, कोई नवाचार उनके पास होती नहीं है। इसीलिए उनके मन में एक कुंठा बैठ गई है, उनकी मन में एक आक्रोश बन रहा है, क्योंकि सारे अच्छे काम हम क्यों नहीं कर पाए थे। वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके खानदान में शासन रही, दशकों तक उनके हाथ में शासन रहा। इन्होंने लोगों की ज़िंदगी में इतना सहूलियत क्यों नहीं लाया? अगर पिछले 11 सालों में भारत सरकार ने सहूलियत ही लाता है लोगों की ज़िंदगी में, और मैंने कहा ना कि हम एक सुधारवादी नेतृत्व के नीचे काम करते हैं, जिनके मन में हर एक क्षण में रहता है कि मैंने और कैसे अच्छा करूं, मैं और कैसे ईज करूं लोगों की ज़िंदगी को। जब लोग सोचता है कंटिन्यूअस रिफॉर्म, तब वो अटकता नहीं है। इसलिए उनकी जो अपेक्षा है कि हम अटक के रह जाएं और फिर हमको गाली दे, ऐसा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि आप वो कर रहे हैं जिसकी वो उन्होंने प्रपोजल्स दिए हैं, या उन्होंने जो बातें कही हैं वो सरकार बाद में सुनती है, वो चाहे जीएसटी हो। उन्होंने जब गब्बर सिंह टैक्स कहती है, मैंने कहा उनको तो उनकी मुंह की कहानी पड़ रही है अभी। उन्होंने जब शासन में रहा था, ये तो कोई विपक्ष की पार्टी नहीं थे लोग, वो तो लंबे समय तक आज़ादी के उपरांत, बीच में 77 में, फिर बीच में अटल जी की 6 साल की टेन्योर छोड़ के, ये बाकी समय तो उनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सरकार रही। राहुल गांधी जी के खानदान के हाथ में सरकार रही। तब क्या व्यवस्था थी? तो उनको कौन मना किया था 12 लाख रुपया तक टैक्स छूट देने के लिए? उनको तो कोई मना नहीं किया था। उनको तो कोई नहीं मना किया था सामान्य लोगों की ज़िंदगी में आने वाले चीज़ों को जीरो टैक्स कर दे या 5% की टैक्स ब्रैकेट में ले आए। उनके हाथ में 14 की पहले की बात मैं कह रहा हूँ, 14 की पहले जिन कमोडिटी के ऊपर 28% टैक्स था, मोदी जी ने उसको जीरो कर दिया। जिनके ऊपर सीन गुड के नाम पे अनेक ऊपर प्रकार की हेवी टैक्स था, उसको उन्होंने 12% में ले आया। तो इनको कौन मना किया था ये सारे करने के लिए, जब उनके हाथ में दायित्व था? जो ये अंगूर खट्टे होते हैं, जब आपको नहीं मिलता है तब आप कहते हो अंगूर खट्टे होते हैं। जब अभी हम बात कर रहे हैं तो H1 वीज़ा की अगर हम बात करें, H1B वीज़ा पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, फीस लगा दी है। आप शिक्षा मंत्रालय से हैं, जब हम बात करते हैं बच्चों की पढ़ाई करके एस्पिरेशंस हैं उनके, बाहर जाना या आगे जाना,
चुनौतियां ज्यादा हैं, देखिए इसको कैसे डील करना है? मोदी जी विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में अनुमति देना शुरू कर दिए हैं। 15 विश्वविद्यालय काम करना शुरू कर दिए हैं। 3 विश्वविद्यालय उसमें से फॉरेन यूनिवर्सिटी अभी भारत में पढ़ाना भी शुरू कर दिए हैं। अगले शिक्षा वर्ष तक ये संख्या कुल 15 तक पहुंचेगी। भारत की यूनिवर्सिटी अभी बाहर जा रहे हैं। देखिए मनोज्ञा जी, भारत में कुल मिला के 4 करोड़ बच्चे, 4 से 4.5 करोड़ तक बच्चे अभी हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं। उनमें से सिर्फ 12-13 लोग बाहर जाते थे। उनमें से कुछ अच्छे विद्यार्थी जाते थे, जो कुछ धनी घर के विद्यार्थी भी जाते थे बाहर पढ़ने के लिए। जहाँ यहाँ कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब सीट ना मिले तब वो जाते थे बाहर पढ़ने के लिए। भारत की प्राथमिकता भारत की सामान्य लोगों की सुविधा कहाँ से बने। भारत में आज हमने IIT ज़्यादा खुलवाए, हमने IIM ज़्यादा खुलवाए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ज़्यादा खुले हैं, यूनिवर्सिटियों की संख्या ज़्यादा खुली है, अनेक प्रकार की स्किल डेवलपमेंट के नए नए इनिशिएटिव हुए हैं। भारत पर्याप्त मात्रा में इक्विप्ड है, ससज्ज है अपने बच्चों की हिमायत करने के लिए, अपने बच्चों की दायित्व देने के लिए। तो हम क्या विदेश के कोई प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या अपॉर्चुनिटी लेना देखो चाहते हैं? आज GCC दुनिया की नौकरी की डेस्टिनेशन भारत बन रहा है। ये जो GCC सब हमारे देश में खुल रहे हैं हमारे अच्छे पॉलिसी के कारण, भारत सरकार और अनेक राज्य सरकार में, उसकी अर्थ क्या है? विदेश की नौकरी। आप बताइए मनोज्ञा जी, दुनिया की कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी की डिजाइन ऑफिस भारत में नहीं है? कौन सी कंपनी की फिनेंस ऑफिस भारत में नहीं है? कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी की एक हेवी बैकएंड ऑफिस भारत में नहीं है? ये जो GCC की एक इकोनॉमी हमारे देश में बन रहा है, इतने बड़े एम्प्लॉयमेंट बन रहा है, ये किसको काम कर रहा है? आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में भारत में रह के भारत के बच्चे विश्व की अर्थनीति को प्रभावित कर सकते हैं, ग्लोबल रेमिटेंस को अदा कर सकते हैं। यह आज संभव हो रहा है। ये एक प्रोग्रेसिव शासन प्रणाली की उपलब्धि है, इनको हमें समझना पड़ेगा। आपकी सरकार ने एक शुरुआत की है प्रेरणा स्कूल की, वडनगर में, गुजरात के जो प्रेरणा स्कूल बनाया गया है उसकी क्या विशेषता है और वहीं क्यों बनाया गया है? देखिए वो एक इंस्पिरेशनल स्कूल है। उस स्कूल को एक शोकेसिंग करने का एक लोगों को, देश की नई पीढ़ी की बच्चों को समझाने के लिए वो एक लिविंग म्यूजियम को हमने बनाया है। जिस स्कूल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना बचपन बिताई थी, जिस स्कूल में पहुंच के उन्होंने देशभक्ति की, राष्ट्र निर्माण की, अपने जीवन को एक सैनिक के नाते बनाया था, वो स्कूल देश की भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा के केंद्र होनी चाहिए। इसीलिए उस स्कूल का नाम रखा गया प्रेरणा केंद्र। उसमें हर एक सप्ताह में भारत की 30 बच्चे जो एक प्रक्रिया के तहत, एक कॉम्पिटिशन के तहत भारत की जिलाओं में से सिलेक्ट होते हैं। ऐसे 20 बच्चे बाहर से, 10 बच्चे गुजरात के, 30 बच्चे वहाँ पहुँच के हर एक सप्ताह में एक कैरिकुलम बना हुआ है। प्रधानमंत्री जी की दिनचर्या कैसे होती थी, वहाँ पढ़ाई क्या होती थी, वहाँ का शहर की, देखिए वडनगर आपने कभी गया कि नहीं गया मेरे को मालूम नहीं। वडनगर सभ्यता का एक मूल केंद्र है। लगभग 3000 साल के एक लिविंग हैबिटेशन है वहाँ के हर एक चीज़ों की आयु हजारों सालों की पहले है। विश्व वाणिज्य के केंद्र रहा। वहाँ चाइनीज परिव्राजक वेन्सव आए थे। वहाँ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सनातन हिंदू धर्म की एक प्रयोगशाला था। उस प्रकार के स्थान से प्रधानमंत्री जी का जन्म हुआ था। वहाँ की एक डिटर्मिनेशन, प्रकृति की सारे प्रतिकूल परिस्थिति में भी वडनगर अपने पैर जमाए हुआ है। इसके संस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। उस पवित्र भूमि को देश की नई पीढ़ी को समझना चाहिए, जानना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलके उसको एक प्रेरणा स्कूल के नाम पे एक लीडरशिप स्कूल को बनाया गया है। बहुत सफलता के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत सफलता के साथ लॉन्च किया गया। कहा गया कि हम बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जो नई हैं, सब्जेक्ट्स है, रिविजन से बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा मंत्रालय पर आरोप लगते हैं कि क्या इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है और आपत्ति मुगलों से ही है या किसी और से भी है या सिर्फ औरंगजेब से ही है? ना, ये तो मुगल और औरंगजेब ये तो बहाना है। मूल आपत्ति है कि हमारी खानदान की बाहर इतिहास कैसे जा पाएगा। कुछ लोगों के मन में भ्रम था और कुछ समूह के मन में भ्रम था। हम जैसे समाज को देखना चाहेंगे ऐसे बाकी लोग देखना चाहिए। बताइए, इस देश के अनेक स्वतंत्रता सेनानी रहे, अभी के नहीं, हजारों साल से स्वतंत्रता सेनानी रहे जब से देश पराधीनता की ओर गया। ये तो हजारों साल की कहानी है।
ये सारे वीरों की कहानी को अभी के समय में नई पीढ़ी को समझाना चाहिए कि नहीं समझाना चाहिए। इतिहास भविष्य की दर्पण होती है। हमने कोई भी चीज़ों को छोटा नहीं कर रहे हैं, हम एक लंबी लकीर खींच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा सारे गुमनाम नायकों को सामने लेके आओ। क्या आप जानते हैं आलूरी सीताराम राजू कौन थे? क्या वो ये आज की एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में अभी तक था? आलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की एक लड़ाकू आदिवासी सेनानी थे। रानीमा गाइडुलू पूर्वोत्तर की एक अत्यंत उच्च कोटि की सामाजिक नेतृत्व की छवि है। महावीर सुकापा अगर ना होते तो शायद आज भारत की सभ्यता ईशान्य क्षेत्र में नहीं होता। उनके पराक्रम के कारण वो क्षेत्र आज भारत की संप्रभुता के साथ जुड़ा हुआ है। राजा सुहेल देव की कहानी देश को जाननी नहीं चाहिए। उड़ीसा की वीर बालक बाजी राउत की कहानी नहीं जाननी चाहिए। गुरुपुत्रों की शहादत को देश की नौजवान को प्रेरणा नहीं करने लेनी चाहिए। मुगलों को काट के ही बाकी सारा काम हमने होगा कहाँ या काटा? औरंगजेब? क्योंकि तस्वीर ये आती है कि आपत्ति सिर्फ इसी बात पर है। क्या औरंगजेब ने फतवा जारी नहीं किया था काशी विश्वनाथ को तबाह किया जाए? ये उन्हीं की दस्तावेज से मिलता है। इसको समझाना नहीं चाहिए, उसको लोकलोचन में लाना नहीं चाहिए। तो हमने उस किताब में अभी जो किताब एनसीईआरटी की ऑटोनॉमस बॉडी उन्होंने जो किताब बनाई, मैं तो उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने कहा कि इसमें कोई वैवानिश्व हमारे खड़ा करने का उद्देश्य नहीं, उसमें हमारा भूलना पीछे भी जाना नहीं चाहते हैं। हम तो इसी शिक्षा नीति के माध्यम से जो पुस्तक बना रहे हैं, दुनिया की युवकों की देश है भारत की युवा अगर तैयार हो जाएंगे तो दुनिया की समस्या की समाधान निकल सकती है। हम तो वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाले विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं। हम इतिहास की एक विवादित उलझन में नहीं रहना चाहते हैं, हम अपने सही प्रोस्पेक्टिव को रखना चाहते हैं। आपने युवाओं की बात की। राहुल गांधी का बहुत बड़ा बयान है कि युवा हमारे साथ हैं और जेनजी आंदोलन करके पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देंगे, सरकार तैयार रहे। इस तरह की बातें कही गई हैं। देखिए ये जैसे और अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के रिजल्ट्स भी आए हैं। ये केवल दिल्ली के नहीं आए हैं, बीते कल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी रिजल्ट आए हैं। कुछ दिन पहले पंजाब यूनिवर्सिटी के भी रिजल्ट आए हैं। ये सब दर्शाती है, वो उत्तर हो, दक्षिण हो या पश्चिम हो, सभी क्षेत्र में या पूर्वोत्तर हो, सभी क्षेत्र में भारत की युवा शक्ति भारत के साथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लिए ही बात करते हैं, स्वाभाविक उनके साथ है। देखिए ये परिवारवादी लोग, सामंतशाही लोग, भारत की युवाओं के साथ उनकी कोई संबंध नहीं है। जिनको भारत की फंडामेंटल्स की ज्ञान नहीं है, ये केवल नौटंकी कर रही है, एक छलावा है। पर विरोध प्रदर्शन तो युवा कर रहे हैं। कई बार जगह बिहार हो, कई जगह लाठीचार्ज होता है। आप सरकार में साथ में हैं, नौकरी मांगते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, सवाल तो उठते हैं सरकार पर। देखिए मनोज्ञा जी, प्रजातंत्र में हमें विरोध को सामना करना पड़ेगा। ये प्रजातंत्र है, ये तानाशाह नहीं है, ये एक परिवार के शासन नहीं है। इमरजेंसी किसने लगाई थी? जिनको आज प्रजातंत्र की बात कहते, उनको जब किसी ने विरोध किया, उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकार को हनन कर लिया। हम करने वाले हैं क्या? कर रहे हैं क्या? हमको अगर हमारी नीतियों में और आपका और अपेक्षा है तो हम उसको मंजूर करते हैं, हम उसमें से कुछ रास्ता निकालते हैं, हम उसमें से अपना खुद को और सुधारते हैं। हम आंदोलन से या लोगों की नाराजगी से डेमोक्रेसी में नाराजगी नहीं होगा, इस प्रकार कैसे हम कल्पना कर पाएंगे? लोग हैं, जीवंत लोग हैं, समाज में एक जीवंत व्यवस्था है, समाज की अपेक्षाओं के हिसाब से हमको बदलना ही पड़ेगा। इसलिए हम उससे घबराते नहीं है, हम उससे समझते हैं, उससे हम सीख लेते हैं। एआई बदलाव का एक नया तरीका है। आपने कहा बदल रहा है, तकनीक बदल रही है। कई स्कूल इस बात से परेशान हैं कि एआई की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहे हैं। एआई ताकत है कि सरदर्द है, और आपका मंत्रालय इसे कैसे डील कर रहा है? देखिए, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में एआई मिशन बनाई, भारत एआई मिशन बनाई है। एआई मेरे दृष्टि से भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है। एआई आगे चल के मनोज्ञा जी व्यक्तियों की सारे जिज्ञासा का समाधान और सारे जिज्ञासा की समीक्षा भी एक हद तक कर सकता है, एक हद तक मैं कह रहा हूँ। उसके बाद मनुष्य फिर अपने एचआई को यूज़ करना पड़ेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ेगा। एआई एक टूल होगा, एआई के ऊपर बैठ के मनुष्य अपना विवेक, बुद्धि, संवेदनशीलता को लगा के जल्द ही त्वरित सही निर्णय कर पाएगा। ये एआई में संभावना मैं दिखता हूँ। आने वाले दिनों में भारत सरकार ने व्यवस्था किया है, भारत की सभी स्कूलों में इसी बार बजट में भारत सरकार ने 1.5 लाख सरकारी हाई स्कूल्स में
ब्रॉडबैंड लगाने के लिए व्यवस्था किया है। उसका अर्थ क्या होगा? हम उन स्कूलों में एआई इंटरेक्शन शुरू करवा पाएंगे। हर एक बच्चा अपने गणित की, भूगोल की, अपने कैरियर के बारे में, अपने शंकाओं के बारे में, अपने संभावनाओं के बारे में आने वाले दिनों में भारत सरकार की प्रचेष्टा से बनने वाले एलएलएम के माध्यम से, भारत सरकार ने सर्वम करके एक एलएलएम को आर्थिक मदद किया है। भारत के बारे में सारा व्यवस्थाओं को समाहित करते हुए हम अपना पैर पे खड़ा होने का व्यवस्था कर रहे हैं। हम उस प्रकार की योजना बना रहे हैं। आज भारत सरकार ने शिक्षा विभाग को 500 करोड़ रुपया के अनुदान दिया है, इसीलिए कि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए एआई फॉर एजुकेशन। हम तो इसी शिक्षा वर्ष में पायलट मोड में तमाम भारत में एआई एनेबिलिटी बढ़ाएंगे शिक्षा में, ये हमारा लक्ष्य है। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा करते हैं, उसमें वो लोगों को और छात्रों को बोलते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रांग बनिए, लेकिन आत्महत्या की घटनाएं या फिर छात्रों के मिसलीड हो जाने की घटनाएं फिर भी बढ़ ही रही हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, समाज की मानसिकता को हमें समझना पड़ेगा। मैं इस प्रकार की कोई भी घटना होता है, मैं एक जिम्मेवार नागरिक के नाते मैं उसके लिए खुद को दायित्व में रखता हूँ, उसको मैं जिम्मेवार भी मानता हूँ, मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। इससे हमको मुँह छुपा नहीं सकते, उसको हमको सामना करना पड़ेगा। एक समस्या है, इसके कारण क्या है? देखो, मैं भी इन दिनों में विभिन्न शिक्षा अनुष्ठान में दौरा करता हूँ, बच्चों को पूछता हूँ कि आपको पढ़ने में कौन सी भाषा में सहूलियत है। और तो ज़्यादातर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, विशेष करके आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस, वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हमको एक कंपटीशन में रहना है, इसलिए लोगों की, बच्चों के मन में धारणा कि हम इंग्लिश में पढ़ें। लेकिन भारत की जो जेईई एडवांस में पास करके आने वाले बच्चों को भी प्रारंभिक दिनों में अपने मातृभाषा में विषयों को समझने के लिए सुविधा होती है। ये भी एक कारण होती है लोगों के मन में एक शंका पैदा करना। मेरा अगला सवाल यही था, क्योंकि भाषा पर भी आरोप लगते रहे हैं शिक्षा मंत्रालय पे कि भाषा क्या थोपना चाहते हैं, लेकिन वर्नाक्युलर या फिर राज्य स्तर की भाषा, क्षेत्रीय भाषाओं को महत्व क्या पहले से ज़्यादा दिया गया है और कैसे? देखिए, दो विषय में कहूँगा। पहले से भारतीय भाषाओं का महत्व बढ़ी है। कोई भी नीति मेरे को दिखाइए जिसमें ये लिखा गया था कि भारत में सभी राज्यों में, सभी इलाका में अपने मातृभाषा में 5 तक तो पढ़ाया जाएगा, 8 तक पढ़ाने में भी बहुत बढ़िया। ये कौन सी पॉलिसी में पिछले दिनों में लिखा गया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये लिखा गया। ये प्रधानमंत्री जी की दृष्टि है। हम स्पष्ट मानते हैं, मातृभाषा में अगर प्रारंभिक अवस्था में बच्चे पढ़ेंगे तो उनके मन में मौलिक चिंतन की स्पष्टता होगी। वो भले ही इंग्लिश के अच्छे प्रवक्ता बने, गणित के अच्छे विद्वान बने, लेकिन उनकी भाषा प्रारंभिक अवस्था में अगर मातृभाषा होगी तो जटिलता सरलता में परिणत होगी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। उर्दू भाषा से तो कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं, भारत की भाषा है। और जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तो आप क्योंकि बिहार के प्रभारी भी रहे हैं अपने पिछले वर्षों में, एक सवाल तो बनता है कि बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं, तो नीतीश कुमार वर्तमान मुख्यमंत्री मजबूरी है या मजबूती है बीजेपी के लिए? हमारी प्रमुख स्तंभ है। पिछले 2005 से एक प्रकार, हमने 5 में भी एक बार सरकार बनाई थी, आज 25 हो गया। पिछले 15 साल में हमने निरंतर सरकार की दायित्व हमने लिया है। हमारी उस सरकार की, उस सेवा की एक प्रमुख स्तंभ है वहाँ की लोकप्रिय जननेता माननीय श्री नीतीश कुमार जी। वो हमारे नेता है, एनडीए के वो नेता है। जब हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, हमने देखा कि जेडीयू, क्या महाराष्ट्र जैसा कुछ होगा बिहार में कभी, कि जब भारतीय जनता पार्टी खुद अपनी सरकार बना लेगी मजबूती से, या अलायंस? हमारी ही सरकार है मनोज्ञा जी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। एनडीए की उसका नाम है वह एनडीए। एनडीए हमारे एक राष्ट्रीय मंच है। बिहार में हमारे नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं। लेकिन जीत का कितना भरोसा है? क्योंकि 100%। आप निश्चित मनोज्ञा जी, मैं बिहार को चप्पे चप्पे से जानता हूँ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत 100% है। कितनी सीट ला रहे हैं? वो तो मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। हमारी मेहनत पे काम आएगा, हमारी रणनीति पे काम आएगा। रणनीति और मेहनत दोनों अपने हाथ में है। मेहनत हमारे हाथ में, हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में है, और रणनीति तो रणनीति होती है। एक सवाल पर्सनल, मूवी देखने के बड़े शौकीन रहे हैं आप? ओटीटी वगैरह देखने का, मूवी देखने का टाइम मिलता है? मैं सुना स्कूटर वूटर पे चले जाते थे देखने के लिए मूवीज़। तो बहुत कले जमाने की बात कहते हो, हम पैदल भी जाके मूवी देख के आए हैं। अभी तो हम कभी कभी ओटीटी में मूवी, विशेष करके नेटफ्लिक्स में देख पाते हैं, और हमारे
बाकी OTT में देखते हैं। मैंने इन दिनों पंचायत देखा, बहुत अच्छा है। और जब आप बात कर रहे हैं अपने अनुभव की, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौन सी ऐसी बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी एक अद्भुत व्यक्तित्व है। वो नेता हमारे तो है ही, आज देश के और दुनिया के गरीबों की वो मसीहा है। लेकिन ये सारे बड़े विशाल हिमालय जैसे व्यक्तित्व के अंदर एक सामान्य संवेदनशील मनुष्य कैसे जीवित रहता है और निरंतर जीवित रहता है, और उसमें एक उष्मता है, एक वार्मनेस है। इसकी मैं उसको भाषा में वर्णन नहीं कर पाऊँगा। मैं पहली बार उनको मिला, वो गुजरात की मुख्यमंत्री, पहली बार तो नहीं, पहली बार तो उनको कई कार्यक्रमों में, सभा समिति में हम छोटे थे, उनको जाके एक आकर्षण रहता था, मोदी जी को जाके मिले, नमस्कार करें। लेकिन मैं, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, मेरे दौरा था अहमदाबाद में, उनको मेरे को मिलना था। मैंने समय लिया था, मेरे वहाँ का मित्र जो आजकल वहाँ का स्पीकर है विधानसभा की, शंकर भाई चौधरी, तब वो युवा मोर्चा का अध्यक्ष थे, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री गुजरात जी की समय उन्होंने 2005 की 4 या 5 की बात है मैं कह रहा हूँ। हम राजधानी एक्सप्रेस में उतरे, हमको तुरंत 8:30 बजे तक उतर के हम तुरंत सर्किट हाउस गए, अहमदाबाद के सर्किट हाउस गए कि मैं जल्दी नहा धो के फिर हम गांधीनगर जाए मुख्यमंत्री जी को। हमारा टाइम 9:30 पे तय हुआ था और हम एकदम हड़बड़ी में थे, 1 घंटा टाइम है, तो जल्दी हम तैयार हो रहे थे। जब हम तैयार होके हम 9 तक तैयार हो गए, आधे घंटे में तैयार होके निकले, तब देखा वहाँ बहुत सिक्योरिटी वगैरह आ गए, बहुत सारे प्रबंधक वहाँ थोड़ा आके उसी फ्लोर में, मैं जिस फ्लोर में था उस फ्लोर में प्रबंधक वगैरह आ गए। तो थोड़ा मैंने धीरे से पूछा शंकर भाई ये क्या है, हुआ क्या? नहीं, मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी यहीं पहुँचेंगे। तो मैंने कहा यहीं पहुँचेंगे? नहीं, आपने तो समय लिया था गांधीनगर के लिए। नहीं, वो उनका वहाँ से खबर आया कि वहीं आएंगे। तो एकदम शार्प 9:30 माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे सूट में आके बैठे। हम तब हड़बड़ी में नाश्ता ही कर रहे थे, वो हमारे गांठिया ही खा रहे थे। तो फिर मैं एकदम 9:30 में उनको जाके मेरा अभिवादन बताया ना, तो बोले साहब आप इधर आ गए, हम तो आपको मिलने आने वाले। नहीं, मैं, उन्होंने बड़े सहजता के साथ कहा कि मैं जाने वाला था, बाद में इधर ही कहीं जाने वाला था, और लेकिन मेरे को लगा कि मैं तुमको यहाँ मिल के जाऊँ। देखो, तब भी माननीय प्रधानमंत्री जब वो संगठक थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं की वो आकर्षण के केंद्र थे। मुख्यमंत्री गुजरात की तब तक उनकी 2-2.5 साल की एक औरा बन चुका था, देश के चर्चित नेतृत्व के नाम पे आ चुके थे। राम जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता के मन में रहता था मोदी जी से कुछ सीखे, समझे, जाने। वो आए मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को मिलने के लिए। सारे व्यवस्थाओं को भी उनका प्रोग्राम था, वो वहीं से गांधीनगर से जाएंगे उस गंतव्य स्थान पे, वो उल्टा आए, करीब 1 घंटे का डिस्टेंस है वो, उल्टा आए। यानी मैं जब पहुंचा होगा गांधीनगर में, अहमदाबाद में, तब उन्होंने उसके 5-10 मिनट के बाद उन्होंने आना शुरू किया होगा। ये सामान्य चीज़ नहीं है। आज के सामाजिक जीवन में एक इतना बड़ा नेतृत्व सामान्य कार्यकर्ताओं को भी आदर से मिलने आए, मैं इसको जिंदगी भर भूल नहीं सकता हूँ। 1980 के दशक में आपने ABVP में शुरुआत की थी, तब कभी सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की उड़ीसा में सरकार लगेगी? लाठियाँ भी बहुत खाई उस समय, तो सरकार उल्टी थी। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पूर्व रूप था जनसंघ ना, उनके बारे में एक स्लोगान देश के लोगों ने देते थे, हमारे प्रतिद्वंदी ने, इस दिया में तेल नहीं है, चुनाव जीतना आसान नहीं है, कोई खेल नहीं है। इस दिया में तेल नहीं है, चुनाव जीतना कोई खेल नहीं है। वहीं से हम शुरू किए हैं। मैंने आडवाणी जी का इंटरव्यू देखा, अटल जी का इंटरव्यू उन दिनों में पढ़ा है बचपन में। चुनाव में अगर जमानत बच जाता था तब हम लोग सिनेमा देखने जाते थे, हमारा नेतृत्व, अरे हमारा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो गया। मैं मनोज्ञा जी 84 की चुनाव से सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ, 84 चुनाव। तब भी मेरे को याद है कि हम उतना ही वोट आए, हमारी कंस्टिट्यूंसी में पहली बार पार्लियामेंट में 29,000 वोट आया, जितने वालों को मिला था 1,20,000। तब भी हम आनंदित रहे, 29,000 वोट आ गया। वहीं से इस बार मैंने 1,20,000 से जीता है। तो ये जो मैंने ये जो धारा है ना, ये धारा
ये एक अनोखी धारा है। हम संघर्ष करते करते जन समस्या से जूझते हुए, जन समस्या के अंदर जाते हुए लोगों की हम आवाज़ बने, लोगों की आस्था बने, लोगों की विश्वास बने। इसी में से तपा हुआ एक नेतृत्व खड़ा हुआ है इस देश भर में। करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज भारतीय जनता पार्टी ने एक नई ऊंचाई तक पहुंची है। ये एक सामूहिक उपलब्धि, एक विचार की उपलब्धि है, एक प्रक्रिया की उपलब्धि, एक प्रतिबद्धता की उपलब्धि है। उपलब्धियां बहुत हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। और नमस्कार। विशेषता ये रही कि जहां पर बातचीत हो रही है देश की विदेश की, तो वहीं गांव की भी उतनी ही चर्चा है। मनोज्ञा लोईवाल, एनडीटीवी इंडिया के लिए।